सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं रोज़ आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। और आज मैं आप सभी को एक और डरावनी कहानी सुनाने वाला हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये जो कहानी है वो पसंद आएगी। तो अगर आपको कहानी और आवाज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट ज़रूर से करें कि आपको कहानी और आवाज़ कैसी लगी। जो मेरा सेकंड चैनल है उसे भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और अपने जो हेडफोन्स हैं उन्हें लगा लें, क्योंकि अब कहानी जो है वो शुरू हो रही है। शार्लेट, डेसी और ओलिविया तीन पक्की दोस्त थीं। तीनों एक रेस्टोरेंट में जा रही थी। ओलिविया और डेसी दोनों रिलेशनशिप में थी और वहीं दूसरी तरफ शार्लेट शार्लेट किसी भी रिलेशन में नहीं थी। वो सिर्फ अपने दोस्तों के साथ जा रही थी। जैसे ही वो तीनों रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचे तब शार्लेट ने कहा, अब मुझे चलना चाहिए। तुम्हारे बॉयफ्रेंड यहाँ पर आते ही होंगे, मेरा कोई काम नहीं है यहाँ पर, तो मैं जा रही हूँ। तभी डेजी ने और ओलिविया ने कहा, अरे तू क्यों जा रही है, अभी रुक जा, उन दोनों से मिल के तो जा। जब ये बात शार्लेट ने सुनी तब शार्लेट ने कहा, अरे मैं मिलके क्या करूँगी, तुम्हारे बॉयफ्रेंड है तो तुम मिलो ना। ओलिविया और डेजी ने काफ़ी रिक्वेस्ट करी और फिर शार्लेट मान गई। वो तीनों रेस्टोरेंट में गए और थोड़ी ही देर बाद ओलिविया और डेजी के बॉयफ्रेंड जो थे वो वहाँ पर आ गए। डेजी के बॉयफ्रेंड का नाम जॉर्डन था और ओलिविया के बॉयफ्रेंड का नाम लुकास था। वो चारों लगे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ शार्लेट अकेले बोर हो रही थी। तभी जॉर्डन ने कहा, वेटर वेटर। तभी वहां पर एक वेटर आया और उस वेटर ने कहा, जी सर बोलिए, क्या लेकर आऊं। उन सभी ने ऑर्डर्स दिए और वो जो वेटर था वो सारा सामान लेने के लिए चला गया। थोड़ी ही देर बाद वो सारा सामान लेकर आया और उसने टेबल पर लगा दिया। वो सभी खाना खाने लगे। तभी खाना खाते खाते जॉर्डन को मिर्ची लग गई और जॉर्डन ने कहा, अरे यार खाना तो बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी है, पानी कहाँ है। उसने फिर टेबल पर नज़र घुमाई तो पानी कहीं भी नहीं था और फिर जॉर्डन चिल्लाया, वेटर आखिर ये क्या है, तुमने टेबल पर पानी क्यों नहीं रखा। वो वेटर भागता हुआ गया और उसने पानी का जो जग था वो लेकर वो टेबल पर पहुंचा और उसने जॉर्डन को गिलास में पानी डालकर दिया और फिर जॉर्डन ने पानी पिया। उन सभी ने खाना ख़त्म किया। खाना ख़त्म होने के बाद वो जो वेटर था वो खाने की जो प्लेट्स थी उन्हें उठाने लगा, लेकिन एक प्लेट उठाते हुए गलती से वो प्लेट जॉर्डन के पैंट पर गिर गई और उसकी जो पैंट थी वो गंदी हो गई। जॉर्डन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया और फिर जॉर्डन ने चिल्लाते हुए कहा, अबे अंधे, तेरा दिमाग खराब है क्या, तुझे दिखाई नहीं देता, इतनी महंगी पैंट मेरी खराब कर दी तूने। बगल में लुकास भी बैठा हुआ था और फिर लुकास ने कहा, क्यों बे वेटर, अंधा है क्या, इतनी महंगी पैंट तूने खराब कर दी, कौन इसके पैसे तेरा बाप देगा अब। डेजी और ओलिविया वहीं पर बैठे बैठे सब कुछ सुन रहे थे। डेजी ने कहा, अरे तो क्या हो गया, चलो कोई बात नहीं, पैंट खराब होगी तो हो गई। और फिर जॉर्डन ने कहा, अरे ऐसे कैसे, कोई बात नहीं, इतनी महंगी पैंट थी मेरी, यार मेरी फेवरेट पैंट थी। तभी लुकास ने कहा, भाई मैं तो कहता हूं रेस्टोरेंट के मालिक को बुलाओ। जॉर्डन फिर चिल्लाने लगा और जॉर्डन के चीखने की आवाज़ सुनकर रेस्टोरेंट का जो मालिक था वो वहाँ पर आया और उसे रेस्टोरेंट के मालिक ने कहा, जी सर क्या बात होगी, आप इतना चिल्ला क्यों रहे। जिसके जवाब में जॉर्डन ने कहा, चिल्लाओ नहीं तो क्या करूं, ये तुमने कैसा स्टाफ रखा हुआ है, इनको काम करना नहीं आता। इस बेवकूफ़ ने मेरी पैंट पर देखो क्या गिरा दिया, कितनी गंदी हो गई है, मेरी तो इतनी महंगी पैंट खराब हो गई।
तभी उस रेस्टोरेंट के मालिक ने उस वेटर से कहा, जेक, क्या है ये सब? तुम्हारा ध्यान कहाँ था? उस वेटर का नाम जेक था और फिर जेक ने कहा, सॉरी सर, वो थोड़ा हाथ गलती से हड़बड़ा गया था तो गिर गया इनकी पैंट पर। जेक का जो बॉस था, यानी कि उस रेस्टोरेंट का मालिक, वो चिल्लाने लगा जेक पर। शार्लेट सब कुछ देख रही थी, डेजी और ओलिविया भी सब कुछ देख रहे थे। शार्लेट को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक पैंट के लिए क्या इतना बवाल करना। काफी देर तक पूरे रेस्टोरेंट में ड्रामा चलता रहा और फिर जॉर्डन ने कहा, चलो अब यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकना मुझे, और आज के बाद कभी नहीं आऊंगा आपके रेस्टोरेंट में। यूजलेस, आपका स्टाफ किसी काम का नहीं है। इतनी महंगी मेरी पैंट खराब कर दी, चलो अब सब यहां से। लुकास उठ गया, डेजी ओलिविया भी उठ गए। शार्लेट बैठी हुई थी और फिर डेजी ने कहा, शार्लेट उठ, चल अब यहां से। वो सब बाहर निकले और फिर जॉर्डन ने कहा, बेबी, पता है मेरे पास एक सरप्राइज है। डेजी ये बात सुनकर काफी खुश हुई और फिर डेजी ने कहा, क्या सरप्राइज है? जिसके जवाब में जॉर्डन ने कहा, बस सरप्राइज है, आज शाम को तुम आ जाना और लुकास तुम भी आ जाना। शार्लेट और ओलिविया, आप दोनों भी आ जाएंगी तो काफ़ी अच्छा लगेगा मुझे। उन सभी ने हाँ में सर हिलाया और फिर शाम के वक्त डेजी, ओलिविया, शार्लेट और लुकास तीनों उस जगह पर पहुंचे जहां पर जॉर्डन ने उन्हें बुलाया था। और जैसे ही वो तीनों वहां पर पहुंचे, उनकी जो आंखें थी वो खुली की खुली रह गई। जॉर्डन ने एक नई कार खरीदी थी और वो जो कार थी वो काफ़ी ज़्यादा महंगी थी। उस कार को देखते ही सबके होश उड़ गए थे और फिर जॉर्डन ने कहा, देखा बेबी, कहा था ना मैंने, कितनी अच्छी कार खरीदी है मैंने आपके लिए। डेजी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। जॉर्डन ने कहा, अरे सब दूर दूर क्यों खड़े, अरे आओ कार में बैठो। डेजी और जॉर्डन आगे वाली सीट पर बैठ गए और बाकी लुकास, ओलिविया और शार्लेट वो तीनों पीछे वाली सीट पर बैठ गए। कार काफी ज्यादा अच्छी थी। अंदर से कार एकदम होटल की तरह थी, जैसे कोई 5 स्टार होटल हो। जॉर्डन ने कहा, तो बताओ कैसी लगी कार? डेजी ने कहा, कार तो बहुत अच्छी है। डेजी ने खुशी से जॉर्डन को गले लगा लिया और ये देखकर ओलिविया ने लुकास से कहा, ये देखो इसका बॉयफ्रेंड कितना अच्छा है, इसके बॉयफ्रेंड ने कार खरीदी और एक तुम तो कुछ खरीदते ही नहीं। ये जो बात थी ये लुकास को बुरी लग गई और फिर लुकास ने फैसला किया कि वो भी एक महंगी कार खरीदेगा। जॉर्डन और लुकास दोनों के जो फादर थे वो काफी ज्यादा रिच थे, जिसकी वजह से उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। उन्हें जो भी चाहिए होता था वो खरीद लेते थे। लुकास ने कुछ ही दिनों बाद एक न्यू कार खरीद ली और उसने भी सबको बुलाया। सबने जब लुकास की कार देखी तब सब हैरान हो गए। शार्लेट को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, क्या ये आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। शार्लेट को इतना तो समझ आ गया था, इन चारों का प्यार सिर्फ पैसों से चल रहा है। रोज शाम को डेजी और ओलिविया का बॉयफ्रेंड उन दोनों को लेने के लिए आ जाते थे। ओलिविया और डेजी बहुत कहती थी कि शार्लेट भी उनके कार में बैठ जाए, लेकिन शार्लेट उन दोनों में से किसी की भी कार में नहीं बैठती थी। वो अपना पैदल बस स्टैंड पर खड़े होकर बस का इंतजार करती रहती थी। तभी एक दिन ऐसे ही एक शाम वो अपने घर जाने के लिए बस स्टैंड पे बस का इंतजार कर रही थी। तभी कुछ ही दूर शार्लेट को जेक नजर आया
जेक वही वेटर था जिसे जॉर्डन ने काफी रेस्टोरेंट में बुरा भला कहा था। शार्लेट ने जब ध्यान से देखा तब जेक वहां पर खड़ा खड़ा रो रहा था और ये बात शार्लेट को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई। वो जेक के पास गई और उसने जेक से पूछा, आप वही वेटर है ना रेस्टोरेंट वाले, आप रो क्यों रहे हैं? जेक ने अपने आंसू पोंछे और कहा, नहीं वो कुछ नहीं, बस उस दिन मेरी नौकरी चली गई। उस दिन से खाली घूम रहा हूं, कुछ समझ नहीं आ रहा आखिर क्या करूं। यह बात जैसे ही शार्लेट ने सुनी, शार्लेट को काफी ज्यादा बुरा लगा और फिर शार्लेट ने कहा, शार्लेट को समझ आ गया कि जेक बहुत ही ज्यादा परेशान है। शार्लेट की नज़र में एक शॉप थी जो कि उसकी जान पहचान की थी। वहां पर एक जॉब खाली थी और शार्लेट ने यह बात जेक को बताई और जब जेक ने यह सुना तब जेक ने शार्लेट को थैंक यू कहा और उस शॉप की तरफ चल पड़ा। अगले ही दिन शार्लेट कुछ सामान खरीदने के लिए उसी शॉप पर गई और उसने देखा जेक वहीं पर खड़ा था और फिर शार्लेट ने हंसते हुए कहा, मिल गई आपको जॉब, बस अब तो आप खुश हैं ना? जिसके जवाब में जेक ने कहा, हाँ मैं बहुत खुश हूं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से मुझे नई जॉब मिल पाई, वरना तो मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। जेक काफ़ी ज़्यादा सीधा साधा सा था और यही बात शार्लेट को जेक की बहुत पसंद आती थी। जेक के बोलने का तरीका और उसका जो व्यवहार था वो काफ़ी अच्छा था। वो रोज़ शॉप पर जाती थी और जेक से सामान लेती थी। ऐसे कई दिन बीत गए और शार्लेट जेक को पसंद करने लगी और एक दिन शार्लेट ने जेक से कहा, मैं रोज शॉप पर आती हूं, आप अपना नंबर दे दीजिए। जेक ने बिना कुछ सोचे ही अपना नंबर दे दिया और फिर शार्लेट जेक का नंबर लेकर काफी ज्यादा खुश हुई। दोनों एक दूसरे से सोशल मीडिया पर एक दूसरे से चैट करने लगे और बातें करते करते उन दोनों की जो दोस्ती थी वो गहरी होती गई और एक दिन शार्लेट ने जेक को अपने दिल की बात बता दी। जेक काफी ज्यादा घबरा गया और हैरान हो गया कि आखिर शार्लेट इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी है और उसके पास काफी पैसा भी है, फिर भी वो जेक को पसंद क्यों कर रही थी। ये बात जेक को समझ नहीं आ रही थी, लेकिन इन दिनों के दौरान जेक को भी शार्लेट काफी पसंद आने लगी थी, इसलिए उसने कुछ बिना सोचे समझे ही शार्लेट को हाँ कह दी। वो दोनों रोज मिलने लगे और रोज शाम को एक दूसरे के साथ हाथों में हाथ डालकर इधर उधर घूमते रहते थे। शार्लेट ने अपनी बेस्ट फ्रेंड्स के साथ घूमना ना के बराबर कर दिया था और वो जेक के साथ ही ज्यादा घूमती रहती थी। तभी एक शाम जेक और शार्लेट दोनों घूम रहे थे। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे, तभी वहां पर एक कार आकर रुकी और वो कार देखकर शार्लेट को समझ आ गया कि वो कार और किसी की नहीं बल्कि जॉर्डन की है, यानी कि डेजी के बॉयफ्रेंड की। गाड़ी का जो शीशा था वो नीचे हुआ और फिर डेजी ने देखा शार्लेट ने और जेक ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था और फिर डेजी को कुछ समझ नहीं आया। डेजी ने शार्लेट से कहा, शार्लेट ये कौन है? अरे हाँ, ये तो उस रेस्टोरेंट का वेटर था ना, तुम इसके साथ यहां क्यों घूम रही हो? और फिर शार्लेट ने कहा, बस ऐसे ही। और फिर डेजी ने कहा, ऐसे ही का क्या मतलब? हाथों में हाथ डालकर कोई ऐसे तो नहीं घूमता। जिसके जवाब में शार्लेट ने कहा,
तुम भी तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही हो, मैंने कुछ कहा तुम्हें? ये बात सुनते ही डेजी ने कहा, अच्छा तो ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? जॉर्डन सब कुछ सुन रहा था और जॉर्डन के मुंह से हंसी निकल गई और जॉर्डन ने हंसते हुए कहा, अरे शार्लेट, मैं तो तुम्हें काफी समझदार समझता था, तुमने ये कैसा बॉयफ्रेंड बना लिया? इसके खुद के खाने के लाले पड़े होंगे, तुम्हें क्या खुश रखेगा ये? अरे मेरी बात मानो, मेरा एक दोस्त है, काफ़ी ज़्यादा अमीर है और दिखता भी काफ़ी अच्छा है। तुम कहो तो मैं बात करूं, ये भिखारी के चक्कर में मत रहो, समझी? ये खुद के खर्चे भी नहीं उठा सकता, तुम्हारे खर्चे क्या पूरे करेगा ये बात जेक को इतनी ज़्यादा बुरी लग गई कि वो वहाँ से आंखों में आंसू लिए वहाँ से चला गया। शार्लेट को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया, लेकिन जैसे तैसे उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और वो जेक के पीछे भागी। जेक काफ़ी गुस्से में वहाँ से निकल गया। अगले दिन शार्लेट फिर से शॉप पर पहुंची। उसने देखा वहाँ पर जेक अपना काम कर रहा था। जैसे ही शार्लेट शॉप पर पहुंची और उसने जेक से बातचीत करने की कोशिश करी, वैसे ही जेक ने कहा, आपको क्या सामान चाहिए? शार्लेट ने फिर कहा, अरे मेरी बात सुनो, वो बेवकूफ़ है, उनकी बातों का बुरा मत मानो, तुम्हें मुझसे लेना देना है ना, तुम उनकी बातों को क्यों दिल से लगा रहे हो? उनकी बातों को भूल जाओ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, बस इतना काफ़ी है, उनको बोलने दो जो बोल रहे हैं। जेक की आंखों में आंसू आ गए और फिर जेक ने कहा, मैंने पूछा आपको क्या लेना है? और फिर शार्लेट ने समझाने की कोशिश करी, अरे तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ, अरे उनकी बातों को दिल पर मत लगाओ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, बस इतना काफी है, उनको बोलने दो जो बोल रहे हैं। मुझे पता है एक दिन तुम मेहनत करके बहुत बड़े आदमी बन जाओगे, समझे? जेक से अपने आंसू कंट्रोल नहीं हो रहे थे। वो जैसे तैसे अपने आंसुओं को कंट्रोल करते हुए शार्लेट से बार बार कह रहा था, आपको क्या लेना है, आप क्या लेने आई हैं? देखिए, मुझे कोई भी पर्सनल बात नहीं करनी है, अभी मैं ड्यूटी पर हूँ, जो भी बात करनी है ड्यूटी खत्म होने के बाद आइएगा। शार्लेट ने जब ये बात सुनी तब वो मुंह लटकाकर वहाँ शॉप से निकल गई और शॉप से निकलने के वो सीधा अपने घर पर गई। थोड़ी ही देर बाद उसका जो फ़ोन था वो बजा और फिर जब शार्लेट ने फ़ोन को उठाया तो फ़ोन और किसी का नहीं बल्कि ओलिविया का था। ओलिविया ने शार्लेट से कहा, हेलो शार्लेट, अरे कहाँ हो तुम, आजकल तो मिलती ही नहीं। मैंने सुना है तुमने कोई बॉयफ्रेंड बनाया है और वो वही है जो हमें रेस्टोरेंट में मिला था, जिसने जॉर्डन की जो है वो पैंट खराब कर दी थी, क्या ये सच है? और फिर शार्लेट ने हाँ कहा और फिर ओलिविया ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो, इतनी ज़्यादा अच्छी दिखती हो, तुम्हें कोई भी लड़का पसंद कर लेगा। किसी अमीर लड़के को पसंद करो जो तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सके, तुम जो कहो वो दिला सके। उस भिखारी को तुमने क्या सोचकर अपना बॉयफ्रेंड बना लिया? शार्लेट काफी ज्यादा गुस्सा हो गई और उसने ओलिविया से कहा, वो भिखारी नहीं है, समझी? मेहनत करता है और कमाता है, तुम्हारे बाप का नहीं खाता। और ऐसी फालतू बकवास करनी हो ना तो आगे से कॉल मत करना। यह कहकर शार्लेट ने फोन को काट दिया और शाम होने का इंतजार करने लगी। शाम होने के बाद जैसे ही वो शॉप के बाहर जा रही थी तभी वहां पर डेजी और उसका जो बॉयफ्रेंड था जॉर्डन, वो अपनी कार में आ गए और उसके पीछे पीछे ही लुकास और ओलिविया भी आ गए। वो सब गाड़ी से उतरे और डेजी ने शार्लेट से कहा, अरे शार्लेट, तुम नाराज क्यों हो गई? ना फोन उठा रही हो ना हमसे बात कर रही हो, आखिर बात क्या है? और फिर ओलिविया ने भी यही बात कही, हाँ सुबह पता नहीं मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो इतनी ज्यादा गुस्सा हो गई तुम,
और तुमने फोन काट दिया। आखिर बात क्या है? शार्लेट को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और फिर शार्लेट ने कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मेरा बॉयफ्रेंड तो भिखारी है ना, तो तुम ऐसी लड़की से बात क्यों कर रही हो जिसका बॉयफ्रेंड भिखारी है? हाँ, तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए, जाओ यहां से। डेजी समझ गई कि शार्लेट को काफी बुरा लग गया है और फिर डेजी ने कहा, अच्छा अच्छा अच्छा, अब बॉयफ्रेंड इतना ज्यादा प्यारा हो गया। हम बचपन की सहेलियां इतनी प्यारी नहीं थी, हाँ, जितना ये 2 दिन का आया हुआ बॉयफ्रेंड प्यारा हो गया। शार्लेट ने जो ये बात सुनी तब उसने चिल्लाते हुए कहा, अच्छा, मुझे मेरा बॉयफ्रेंड प्यारा है और तुम्हें नहीं है क्या? तुम दोनों के बॉयफ्रेंड के पास होगा पैसा, समझी? मुझे कोई मतलब नहीं है तुम दोनों के बॉयफ्रेंड से और उनके पैसे से। तभी शार्लेट की नजर जेक पर गई और फिर उसने देखा कि जेक एक बूढ़ी औरत की मदद कर रहा था। और फिर शार्लेट ने कहा, वो देखो, वो रहा मेरा बॉयफ्रेंड जिसे तुम भिखारी कहते हो। उसके पास भले ही पैसा नहीं है लेकिन बड़ा दिल है, तभी उन बूढ़ी औरत की मदद कर रहा है। तुम्हारे बॉयफ्रेंड की तरह नहीं, ना ही बोलने की अकल है, ना ही मेहनत करने का दम। बस बाप के पैसों पर बस ऐश करते रहते हैं और कुछ बस की है इनकी। मेरा बॉयफ्रेंड भले ही कम कमाता हो, थोड़ा कमाता हो, लेकिन अपनी मेहनत की कमाता है। तुम्हारे ये जो निठल्ले बॉयफ्रेंड है उनकी तरह अपने बाप के पैसों पर नहीं उछलता, समझी? जितना भी गुस्सा था वो सारा गुस्सा शार्लेट ने उन सबके ऊपर उतार दिया और भागती हुई वो जेक के पास गई। बहुत मुश्किल से उसने जेक को मनाया और जेक जैसे तैसे माना। वो दोनों फिर से एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगे। तभी डेजी ने कहा, अरे यार बस हो गया, सॉरी, मान लिया। तेरा बॉयफ्रेंड भी बहुत अच्छा है, बस अब गुस्सा थूक दे। जॉर्डन ने कहा, हाँ मैं समझ गया। जेक भाई, उस दिन के लिए सॉरी। मैंने उस दिन तुम्हारे साथ काफ़ी बुरा बिहेवियर किया एक पैंट के लिए, मुझे माफ़ कर देना। और फिर ओलिविया ने भी कहा, हाँ गुस्सा थूक दो, अब बस हो गया। लुकास भी वहीं खड़ा था। लुकास ने कहा, हाँ ये सब सही कह रहे हैं जेक, शार्लेट, अब गुस्सा थूक दो, जो हो गया सब हो गया, अब लड़ाई करके कोई फायदा नहीं है। तभी जॉर्डन ने कहा, क्यों ना हम सब मिलकर एक जंगल में कैंपिंग के लिए चलें, और हमारे शहर में जंगल काफ़ी अच्छे हैं, खूबसूरत है, वहाँ पर काफ़ी मज़ा आएगा। डेजी ने जैसे ही ये बात सुनी तब डेजी ने कहा, आइडिया तो बहुत अच्छा है। ओलिविया तुम क्या कहती हो? ओलिविया ने भी कहा, हाँ। लुकास तुम क्या कहते हो? और फिर लुकास ने कहा, हाँ अगर तुम्हें चलना है तो मैं रेडी हूँ। वो सब शार्लेट और जेक की तरफ देखने लगे और फिर शार्लेट ने कहा, तुम्हें चलना है? और फिर जेक ने कहा, मुझे नहीं पता, तुम्हारे हाथों में, तुम चलोगी तो मैं चल लूँगा। काफ़ी मनाने के बाद शार्लेट मान गई और जेक और शार्लेट भी उनके साथ जाने के लिए रेडी हो गए। उन्होंने एक डेट फिक्स करी कि वो उस डेट को जंगल में कैंपिंग के लिए जाएंगे और जैसे ही वो डेट आई सब रेडी हो गए। लुकास के पास एक बहुत बड़ी एसयूवी थी और उस कार में काफ़ी जगह थी। वो सुबह सुबह वो कार लेकर लोकेशन पर पहुंच गए और फिर धीरे धीरे डेजी, जॉर्डन, ओलिविया और शार्लेट और जेक भी वहां पर पहुंच गए। जॉर्डन ने सबसे पूछा, तो क्या सभी रेडी हैं? और फिर सबने हाँ में सर हिलाया। वो सभी गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी में बैठने के बाद लुकास कार स्टार्ट करके वहां से जंगल की तरफ चल पड़ा। काफ़ी देर ड्राइविंग करने के बाद वो जंगल में पहुंचे। उन्होंने एक जगह को सेलेक्ट किया और कार को मेन रोड पर खड़ा करके वो वहां जंगल के अंदर घुस गए।
जंगल के काफ़ी अंदर आने के बाद उन्होंने एक जगह सेलेक्ट करी जहाँ पर वो टेंट लगाने वाले थे। जॉर्डन ने कहा, अरे यार मुझे अच्छे से टेंट लगाने नहीं आता। लुकास तुम्हें आता है? और फिर लुकास ने कहा, हाँ मुझे आता है बट इतनी अच्छी तरह से नहीं आता, लगा लूँगा लेकिन। वहीं जेक भी खड़ा था और जेक ने कहा, आप दोनों को अगर बुरा न लगे तो मुझे टेंट लगाना आता है, अगर आप कहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ लगाकर। लुकास और जॉर्डन ने कहा, हाँ लगाओ, देखें कैसे लगाते हैं। और फिर जेक ने कहा, बहुत आसान है, सबसे पहले आपको इसे इस तरह से खोलना है और ये जो रॉड है इसे यहाँ पर लगाना है, ठीक है, और इसे यहाँ पर लगाना है और यहाँ पर ना एक कील ठोक देनी। थोड़ी ही देर बाद टेंट लगकर तैयार हो गया। टेंट लगने के बाद शार्लेट ने कहा, देखा मेरा जेक कितना ज़्यादा टैलेंटेड है। उन्होंने सारे टेंट लगा लिए। उन्होंने टोटल 3 टेंट लगाए हुए थे। टेंट लगाने में और बाकी चीज़ें करने में रात हो गई थी और उन्होंने वहाँ पर एक बॉन फायर किया। वो सभी बॉन फायर के चारों ओर बैठे हुए थे और आपस में बात कर रहे थे। तभी शार्लेट ने कहा, अरे यार काफ़ी बोर हो रहा है, कोई कुछ सुनाओ ना, मेरा मतलब है कहानी वगैरह। तभी डेजी ने कहा, भूत की कहानी सुनाओ कोई, किसी को कोई कहानी पता है? और फिर जॉर्डन ने कहा, अरे यार भूत की कहानी रहने देते, भूत से मुझे बड़ा डर लगता है। लुकास हंसने लगा और लुकास ने कहा, अरे जॉर्डन तुम तो बच्चों की तरह डरते हो। जेक को आती होगी, जेक तुम्हें कोई कहानी पता है डरावनी? और फिर जेक ने कहा, हाँ कहानी तो मुझे पता है बट वो आप सभी को डरावनी लगे या ना लगे मुझे पता नहीं। मुझे भी डरावनी कहानियां सुनने का काफ़ी शौक है, मैं रोज़ रात को डरावनी कहानियां सुनता हूँ। सारे सुनकर ये काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए और फिर डेजी ने पूछा, रोज़ डरावनी कहानी कैसे? जिसके जवाब में जेक ने कहा, वो मैंने डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज को सब्सक्राइब कर रखा, वहां पर रोज डरावनी कहानियां सुनाई जाती हैं। यह सुनकर सभी काफी ज्यादा खुश हुए और सबने कहा, यह तो बहुत बढ़िया, मैं सब्सक्राइब कर लेती हूँ। सबने अपना फ़ोन निकाला और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, लेकिन आप में से कुछ लोगों ने नहीं किया। बैक टू द स्टोरी। लुकास ने बोला, जेक तुम कोई कहानी के बारे में कह रहे थे ना, सुनाओ। और फिर जेक ने कहा, एक छोटी सी कहानी। बात उस वक्त की है जब मैं देर रात को अपने लैपटॉप पर बैठकर काम कर रहा था। तभी अचानक से किचन से मेरी माँ की आवाज़ आई और वो मुझे बुला रही थी। और जब मैंने अपनी माँ की आवाज़ सुनी तब मैं उठा और सीढ़ियों से नीचे उतरकर किचन की तरफ जा रहा था। तभी अचानक से मैंने किसी के रोने की आवाज़ सुनी और जब मैंने आवाज़ को ध्यान से सुना तो मुझे पता चला कि वो आवाज़ और किसी की नहीं बल्कि मेरी मॉम की ही थी। और जब मैंने उस दिशा में देखा जहाँ से वो रोने की आवाज़ आ रही थी, तब मैंने देखा मेरी जो मॉम थी वो एक जगह पर छुपी हुई थी और उन्होंने मुझसे कहा, बेटा उधर मत जाना, किचन में से मैंने किसी की रोने की आवाज़ सुनी है। और फिर मैंने अपनी मॉम से कहा, मॉम अगर आप यहाँ पर हैं तो किचन में से आवाज़ कैसे आई? और फिर मेरी मॉम ने कहा, बेटा वही सोचकर तो मुझे भी डर लग रहा है, आखिर किचन में है कौन? जेक ने सभी का चेहरा देखा तो हर कोई थोड़ा बहुत डरा हुआ था। और फिर डेजी ने कहा, कहानी तो छोटी थी लेकिन डरावनी थी, और कहानियां सुनाओ ना। और फिर जेक ने कहा, कहानी तो नहीं है, एक सच्ची घटना है, अगर आप सभी कहो तो मैं
सुनाओ। सबने हाँ में सर हिलाया और फिर जेक ने कहा, कई 100 सालों पहले एक औरत रहा करती थी और वो औरत काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी जिसे देखकर कोई भी अपना होश खो दे। वो शादीशुदा थी और उस औरत का जो पति था वो एक सेना में था और सेना में होने की वजह से उसे बार बार घर छोड़कर जाना पड़ता था। लेकिन एक बार जब वो युद्ध से वापस आया तब उसने अपने घर का जो दरवाज़ा था उसे खटखटाया। वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था। काफ़ी देर तक घर का जो दरवाज़ा था वो नहीं खुला और फिर गुस्से में आकर उसने लात मारकर उस घर के दरवाजे को तोड़ दिया और वो अंदर घुसा। उसने आसपास घर में झांका और जैसे ही वो अंदर गया तो उसने जो देखा उसे देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने देखा कि उसकी जो बीवी थी वो किसी और मर्द के साथ बिना कपड़ों के सोई हुई थी। वो दोनों एक दूसरे में ही लगे हुए थे। उन्हें इस बात का होश भी नहीं था कि वहां पर उस औरत का पति आ चुका है। जब उस आदमी ने ये सब देखा तब उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसके जो हाथ थे वो अपनी तलवार पर गए और उसने अपनी तलवार को निकाला और वो जो आदमी था उसने उस दूसरे आदमी को जो कि उसकी बीवी के साथ सोया हुआ था सबसे पहले उसकी टांग काट दी, जिसकी वजह से वो भाग ना पाए। टांग कटते ही वो आदमी काफ़ी तेज़ी से चिल्लाया, लेकिन उस औरत का जो पति था वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। वो औरत भी काफ़ी ज़्यादा डर गई और अपने पति को शांत करने की कोशिश करने लगी। लेकिन उसके पति ने जो नज़ारा देखा था वो नज़ारा देखने के बाद कोई भी पति शांत नहीं हो सकता था। उसने एक और वार से उस आदमी के दूसरे पैर को भी काट कर अलग कर दिया और फिर उसने तीसरे वार में उस आदमी के मेन पार्ट को काट कर अलग कर दिया। उस आदमी के खून से वो जो पूरा कमरा था वो लाल हो गया था और आखिर में तड़प तड़प कर उस आदमी की मौत हो गई। उस औरत का जो पति था उसकी जो तलवार थी वो खून से पूरी तरह से लाल हो चुकी थी और उसका जो गुस्सा था वो शांत नहीं हो रहा था और उसने फिर अपनी बीवी की ओर देखा। उसकी जो बीवी थी वो समझ गई थी कि अब अगली बारी उसकी है। वो बार बार हाथ जोड़कर अपनी जान की भीख मांगने लगी, लेकिन उसके पति ने कहा, पति पत्नी का रिश्ता दो जिस्म एक जान का होता है, लेकिन तुमने इस रिश्ते को आज बदनाम करके रख दिया। तुम्हारी जैसी औरतों की वजह से कोई भी आदमी अपनी पत्नी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकता। तुम्हारी जैसी चरित्रहीन औरत की सिर्फ एक ही सजा है। तुम्हें बहुत ही ज्यादा घमंड है अपनी खूबसूरती पे, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो तुम। और तभी उस आदमी ने अपनी तलवार से अपनी पत्नी के 2 टुकड़े कर दिए और उसकी जो पत्नी थी वो टुकड़े होने के बाद भी काफ़ी देर तक जिंदा थी। वो काफ़ी देर तक रोती रही और उसका जो पति था वो अपनी पत्नी को तड़पता हुआ देखकर उसे अपनी पत्नी को तड़पता हुआ देखकर काफ़ी मज़ा आ रहा था, क्योंकि उसने जो देखा था वो देखने के बाद वो भी अंदर से तड़प रहा था। जब उसकी पत्नी ने दम तोड़ दिया तब वो वहां से चला गया और कहते हैं कि वो जो औरत है उसकी आत्मा आज भी भटकती है और ऐसे लड़कों को अपना शिकार बनाती है जो कि जवान हो, और वो उनका इस्तेमाल करके
उन्हें मौत के घाट उतार देती है। जेक ने सबकी शक्ल देखी, सब काफी ज्यादा डरे हुए थे। और फिर जॉर्डन ने कहा, वाह वाह, क्या कहानी थी, बहुत बढ़िया जेक। और फिर जेक ने कहा, कहानी नहीं थी ये हकीकत की बात है। हो सकता है आज रात वो हम में से किसी को दिख जाए। और फिर लुकास ने कहा, अरे कैसी बात कर रहे हो, ऐसा थोड़ी होता, और वो हमें दिखेगी तो हम पहचान जाएंगे ना और भाग जाएंगे। और फिर जेक ने कहा, ऐसा नहीं है, वो इतनी ज्यादा खूबसूरत है जिसे देखने के बाद कोई भी अपने होश गवा बैठे और उसकी तरफ चल देता है। और जैसे ही कुछ समय बाद उस औरत का जो मन है वो भर जाता है, वैसे ही वो उस आदमी को या लड़के को मौत के घाट उतार देती है। तभी जॉर्डन ने कहा, हाँ समझ गया, मज़े की काफ़ी गंभीर सज़ा है ना। और फिर लुकास हंसने लगा और वहीं पर बैठी डेजी ने कहा, तुम्हें बहुत मजाक सोच रहा है, ऐसे गंदे मजाक करते हो, शर्म नहीं आती। वो सब वहीं पर हंसने लगे। जॉर्डन ने कहा, चलो यार अब सो जाते हैं, रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है, सुबह फिशिंग करेंगे, ठीक है। वो सब अपने अपने टेंट में चले गए और शार्लेट और जेक एक साथ सो रहे थे। तभी शार्लेट ने जेक से पूछा, जेक बताओ ना, क्या जो तुमने वो बात बताई वो सच थी। और फिर जेक ने कहा, हाँ वो सच बात थी, और तुम घबराओ मत, हमारे साथ कुछ नहीं होने वाला। और फिर शार्लेट ने कहा, तुम मुझे कभी धोखा मत देना। ये बात जैसे ही जेक ने सुनी तब जेक हंसने लगा और जेक ने हंसते हुए कहा, नहीं कभी नहीं दूंगा। वो एक दूसरे के गले लग गए और रात बीत गई। रात बीतने के बाद वो सभी नदी के पास पहुंचे और फिशिंग करने लगे। फिशिंग करते करते जॉर्डन ने कहा, सभी को तैरना आता है क्या, चलो ना कूदते हैं अंदर। और फिर लुकास ने कहा, हाँ मुझे तो तैरना आता है, आप सभी को। सबने हाँ में सर हिलाया। जेक, शार्लेट और सबको तैरना आता था। वो सब पानी में कूदने वाले थे। जेक ने अपनी जो शर्ट थी वो उतार दी और जेक की जो बॉडी थी वो देखने लायक थी। जैसे ही जेक ने अपनी शर्ट को उतारा वैसे ही ओलिविया और डेजी दोनों की नजर जेक पर टिक गई। शार्लेट ने दोनों को देखा और कहा, अपने अपने बॉयफ्रेंड को घूरो, मेरे बॉयफ्रेंड को मत घूरो। डेजी और ओलिविया ने अपनी नजरें हटा ली और अपने अपने बॉयफ्रेंड को देखने लगी। उन्होंने भी अपनी टी शर्ट उतारी। वो सभी पानी में कूद के और एंजॉय करने लगे। थोड़ी देर बाद वो बाहर निकले और फिशिंग करने लगे। उन्होंने कई सारी फिशेस को पकड़ा। फिशेस पकड़ते पकड़ते एंजॉय करते करते शाम हो गई और फिर वो खाना बनाने की तैयारी करने लगे। उन्होंने फिर से आग जलाई और आग जलाने के बाद वो मछलियों को पकाने लगे। मछलियां पकाने के बाद वो उन्हें खा रहे थे। लुकास ने कहा, आज काफ़ी मज़ा आया ना। और फिर ओलिविया ने कहा, हाँ आज तो बहुत ही मज़ा आया, नदी में काफ़ी मज़ा आ रहा था। जॉर्डन तुम्हारा ये आइडिया काफ़ी अच्छा था। मैं तो काफ़ी थक गई थी नॉर्मल सी लाइफ से, लेकिन यहाँ पर आकर तो माइंड एकदम फ्रेश हो गया। और फिर जॉर्डन ने कहा, हाँ बात तो तुम सही कह रही हो, आखिर दिमाग भी तो मेरा है। और फिर शार्लेट ने कहा, हाँ मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा, कुछ दिन यहीं पर और रुकेंगे, ठीक है, और फिर कुछ दिनों बाद या फिर महीनों बाद वापस आएंगे। सबने हाँ में सर हिलाया और उसके बाद वो सभी अपने अपने टेंट में वापस चले गए। रात हो गई। रात होने के बाद तकरीबन रात के 1 बजे लुकास को किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई औरत रो रही हो।
लुकास की जैसे ही आंखें खुली तब उसने देखा कि ओलिविया जो थी वो सो रही थी। और जब उसने लड़की की आवाज़ सुनी तब वो अपने टेंट से बाहर निकला। उसने बाकी के टेंट देखे तो सब अपने अपने टेंट में सो रहे थे। लुकास की नज़र गई तो टेंट से काफ़ी थोड़ा सा दूर एक लड़की खड़ी थी और वो वहीं पर रो रही थी। वो लड़की काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी और उस लड़की की खूबसूरती देखकर लुकास काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया। और फिर लुकास उस लड़की की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन वो लड़की वहाँ से दूर जाने लगी। लुकास अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। वो सिर्फ उस लड़की के पास जाना चाहता था और वो भागने लगा उस लड़की के पीछे। और वो लड़की काफ़ी तेज़ी से टेंट से काफ़ी दूर पहुँच गई और उसके पीछे पीछे लुकास भी काफ़ी दूर आ गया। और फिर उसने देखा वो जो लड़की थी वो लुकास को अपने पास बुलाने लगी। वो जो लड़की थी वो बार बार लुकास को उकसा रही थी और लुकास वही करने लगा जो उसे नहीं करना चाहिए था। थोड़ी ही देर बाद वहां पर जंगल में लुकास के चिल्लाने की आवाज़ गूंजने लगी और वो आवाज़ सुनकर ओलिविया की आंखें खुली। उसने देखा बगल में लुकास नहीं था। वो घबराकर टेंट से बाहर निकली और उसने सबको जगाया। जेक, जॉर्डन, डेजी सब बाहर निकले। उन्होंने ओलिविया से पूछा, आखिर क्या हो गया, तुम चिल्लाई क्यों? और फिर ओलिविया ने कहा कि लुकास नहीं मिल रहा है, लुकास पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने उसके अभी चिल्लाने की आवाज़ सुनी। और जब ये बात जेक, डेजी और जॉर्डन ने सुनी तो तीनों काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए। वो सभी लुकास को ढूंढने लगे। पूरे जंगल में इधर से उधर लुकास को ढूंढने लगे। उनकी जो नींद थी वो गायब हो गई थी। पूरे जंगल में ढूंढने के बाद भी उन्हें लुकास का कुछ भी पता नहीं चला। वो पूरी रात लुकास को ढूंढते रहे, लेकिन लुकास का उन्हें कोई नामो निशान नहीं मिला। और सुबह हो गई। सुबह होते ही ओलिविया का रो रो कर बुरा हाल था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लुकास गया कहाँ। बाकी सब भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे। उन्हें लगा कि शायद दिन की रोशनी में लुकास मिल जाएगा, लेकिन काफ़ी देर ढूंढने के बाद भी उन्हें लुकास का नामो निशान नहीं मिला। लुकास को ढूंढने में पूरा दिन बीत गया और फिर से सूरज जो था, सूरज ढल गया और फिर से रात होने लगी। उन्होंने जैसे तैसे खाना खाया और फिर से लुकास को ढूंढने लगे। लुकास का नामो निशान नहीं मिल रहा था कि आखिर लुकास कहाँ पर गया। वो अलग अलग जगह में ढूंढ रहे थे। तभी जॉर्डन एक जगह पर पहुंचा जहां पर उसे भी वही लड़की नजर आई। और उस लड़की को देखकर जॉर्डन का भी वही हाल हुआ जो लुकास का हुआ था। जॉर्डन भी उस लड़की के पीछे पीछे जाने लगा। वो लड़की काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी और वो चलते चलते अपने कपड़े उतारती जा रही थी। और उस लड़की को देखकर सारा जो कंट्रोल था जॉर्डन का खुद पर, वो सारा कंट्रोल उसने खो दिया और वो सीधा उस लड़की का पीछा करने लगा। वो लड़की जॉर्डन को अपने साथ काफ़ी आगे तक ले गई और एक जगह पेड़ के नीचे रुक गई। और फिर जॉर्डन भागता हुआ उस लड़की के पास आया और उसके बाद उसने भी वही गलती करी जो कि लुकास ने करी थी। थोड़ी देर बाद वहाँ पर जॉर्डन की चीख भी सुनाई दी। डेजी और ओलिविया ने यह आवाज़ जो थी वो सुन ली थी। शार्लेट भी उन्हीं के साथ थी। वो तीनों उस आवाज़ का पीछा करते हुए वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने जो देखा, उसे देखने के बाद वो तीनों इतनी ज़्यादा डर गई जिसकी कोई हद नहीं थी। उन्होंने देखा कि लुकास और जॉर्डन दोनों बिना कपड़ों के ज़मीन पर पड़े हुए थे और दोनों की मौत हो चुकी थी। दोनों के जो प्राइवेट पार्ट थे वो वहाँ से गायब थे और वहाँ पूरी ज़मीन पर खून ही खून बिखरा हुआ था। ये देखकर वो तीनों चीख पड़ी। जेक भी जंगल में ढूंढ रहा था, लेकिन उसे ना ही लुकास का पता चल रहा था ना ही जॉर्डन का।
उसे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि वो दोनों मौत की नींद सो चुके हैं। कहीं ना कहीं उसे लुकास मिल ही जाएगा। उसे तो ये भी नहीं पता था कि जॉर्डन भी गायब हो चुका है, इसलिए वो सिर्फ लुकास को ढूंढ रहा था। और काफ़ी ढूंढने के बाद जेक को भी वही खूबसूरत लड़की नज़र आई और उसे खूबसूरत लड़की ने वही किया जो उसने लुकास और जॉर्डन के सामने किया था। उसने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दी। जेक भी उस लड़की का पीछा करने लगा और वो लड़की वहाँ से जेक को काफ़ी दूर ले गई और फिर से वो एक पेड़ के नीचे अपने सारे कपड़े उतार कर खड़ी हो गई। जेक उस लड़की के पास आया और फिर जेक ने उस लड़की से कहा, पहले जो गलती कर रही थी अभी भी वही गलती कर रही हो, लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं, मैं बाकी लड़कों की तरह नहीं हूं जो किसी भी लड़की का नंगा बदन देखकर हैवानों की तरह टूट पड़ो। पहली बार उस लड़की को एक ऐसा लड़का मिला था जिसने उसे छुआ तक नहीं था और दूर से ही वो उस लड़की को समझाकर वहां से जा रहा था। वो लड़की फूट फूट कर वहां पर रोने लगी और वो जमीन पर गिर गई। तभी वहां पर डेजी और ओलिविया और शार्लेट भी वहां पर आ गए। उन्होंने जब उस लड़की को देखा तब वो हैरान रह गए। वो लड़की फूट फूट कर रोने लगी और उसने रोते हुए कहा, काफी सालों से मैं अपनी गलती की सजा भुगत रही थी। मेरे पति ने मुझे शराब दिया था, जब तक कोई ऐसा लड़का नहीं आएगा जो कि मेरा फायदा ना उठाए और मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाए, तब तक मुझे यही भटकना पड़ेगा। कई सालों तक मैं यहाँ से वहां भटकती रही, लेकिन कोई भी ऐसा लड़का नहीं मिला जो मेरा फायदा ना उठाया। सबने मेरा फायदा उठाया, लेकिन आज तुम्हारी वजह से मेरा जो शराब था वो टूट गया। मैं हमेशा तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। ये कहकर वो जो आत्मा थी, वो जो लड़की थी, वहां से गायब हो गई। जब जेक को जॉर्डन और लुकास के बारे में पता चला तब उसे काफी बड़ा धक्का लगा और उसे पता चल गया कि उन दोनों की जान उनकी खुद की हवस ने ले ली। वो तीनों वहां से निकल गए और अपनी नॉर्मल जिंदगी में लौट गए। हाँ, तो ये कहानी थी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को जो कहानी है वो पसंद आई होगी। तो अगर आपको कहानी जो है वो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। कमेंट करके बताना आपको कहानी जो है वो कैसी लगी और सेकंड चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। खाना नहीं खाया तो खाना खा लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जेरेमी अपनी वाइफ के साथ एक ट्रिप पर निकला हुआ था, लेकिन ट्रिप के दौरान वो रास्ता भटक गए थे और अपनी कार में ड्राइव करते करते वो एक ऐसी जगह पहुंच गए थे जहां पर इंटरनेट काम नहीं कर रहा था और उन्हें भटकते हुए काफ़ी वक्त हो गया था। जेरेमी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। जेरेमी अपनी वाइफ की तरफ देखने लगा और उसने अपनी वाइफ से कहा, यार एक नेविगेशन भी ठीक से नहीं बता सकती, या पता नहीं कहाँ पहुँचा दिया तुमने। जिसके जवाब में उसकी वाइफ ने कहा कि मेरी क्या गलती है, मैं तो ठीक ठीक बता रही थी, अभी ये मैप की वजह से यहाँ पहुँच गए तो मेरी क्या गलती है। जेरेमी का दिमाग काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कहाँ पर जाया जाए। वो एक वीरान सुनसान जगह पर फंस गए थे जहाँ पर दूर दूर तक सिर्फ जंगल नज़र आ रहा था।
जेरेमी को लगा कि उसे मदद लेनी चाहिए, इसलिए वो कार से बाहर निकला और आसपास देखने लगा। उसे लगा कि शायद कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटा मोटा घर तो होगा ही जहाँ से वो रास्ता पूछ लेगा, लेकिन दूर दूर तक कोई रास्ता उसे नहीं मिला। जेरेमी की वाइफ भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। तभी जेरेमी की वाइफ को एक अजीब सा पत्थर नज़र आया जो कि काफ़ी ज़्यादा दिखने में अजीब था। जेरेमी की वाइफ ने जेरेमी से कहा, अरे ज़रा उधर देखो, उधर कोई पत्थर है, काफ़ी अजीब लग रहा है। और जब जेरेमी ने उस पत्थर को देखा तो वो एक पत्थर किसी मूर्ति टाइप जैसा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई मूर्ति है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। जेरेमी उस मूर्ति के पास गया। उसे लग रहा था कि उस मूर्ति के आसपास कोई घर होगा, और जैसे ही वो उस मूर्ति के पास गया उसने आसपास नज़र दौड़ाई, लेकिन उसे फिर से कोई घर नज़र नहीं आया। जेरेमी की वाइफ वहाँ पर पहुँची और फिर जेरेमी की वाइफ ने कहा, अब यहाँ क्या करने आए हो? यहाँ कोई घर है आसपास? जिसके जवाब में जेरेमी ने कहा, अरे नहीं है यार, एक तो मूड खराब वैसे ही है वैसे, और तुम बोल बोल कर और मूड खराब कर रही हो। जेरेमी की वाइफ को तभी वहां पर एक घर नजर आया जो कि थोड़ा दूर था और साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। और यही बात उसने जेरेमी को बताई, और जेरेमी को जब ये बात पता लगी तब जेरेमी ने कहा, तो चलो अब देखते हैं वहां पर। तुम्हें यहाँ अकेले छोड़ तो सकता नहीं हो, तुम भी साथ में चलो, वहाँ कोई ना कोई तो रहता होगा, वो रास्ता बता देगा। जेरेमी की वाइफ और जेरेमी दोनों उस घर की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही जेरेमी और उसकी वाइफ उस घर के पास आए तो उन्होंने देखा कि वो घर काफ़ी ज़्यादा पुराना था। जेरेमी ने घर का दरवाज़ा खटखटाया। 2 मिनट तक इंतज़ार करने के बावजूद भी कोई जवाब नहीं आया, और फिर जेरेमी ने कहा, कोई है? कोई घर के अंदर है क्या? और तभी थोड़ी ही देर में उस घर का दरवाज़ा खुला और जेरेमी ने देखा कि एक लड़की उस घर के अंदर थी। और उस लड़की ने जेरेमी से पूछा कि आप कौन हो? और फिर जेरेमी ने उसे सारी बातें बताई कि वो भटक गए हैं और वो रास्ता जानना चाहते हैं। उस लड़की ने जेरेमी को मुस्कुराते हुए देखा और उस लड़की ने जेरेमी से कहा, आप अंदर आ जाइए। जेरेमी अपनी वाइफ के साथ घर के अंदर चला गया, और जब वो दोनों घर के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि उस घर में काफ़ी ज़्यादा अजीब अजीब चीज़ें पड़ी हुई थी जो कि किसी आम घर में नहीं होती। जेरेमी की वाइफ ने जेरेमी के कानों में कहा, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, यहाँ से निकल जाना चाहिए। और फिर जेरेमी ने कहा, बिना रास्ता जाने कैसे निकल जाएं? निकल कर कहाँ जाएंगे? उस जंगल में फिर भटकना पड़ेगा। उस लड़की ने बताया कि यहाँ से निकलने के रास्ते तो वैसे कई हैं, लेकिन सबसे आसान जो रास्ता है वो तकरीबन 5 किलोमीटर लंबा पड़ेगा। लेकिन मेरी आप बात मानिए, आप अभी मत जाइए, आप सुबह के वक्त जाइएगा, क्योंकि अभी अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया है और अभी काफ़ी ज़्यादा खतरे हैं उस रास्ते में। सुबह के वक्त कोई खतरा नहीं होगा और आप आराम से चले जाइएगा। जेरेमी ने जब ये बात सुनी तब जेरेमी ने कहा, तो आखिर हम रुकेंगे कहाँ पर? और फिर उस लड़की ने कहा, आप मेरे घर में रुक सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मेरा घर बहुत बड़ा है, यहाँ पर कई सारे कमरे हैं, आप किसी भी एक कमरे में रह लीजिए। जेरेमी ने अपनी वाइफ की तरफ देखा और कोई रास्ता ना होने की वजह से उन दोनों ने फैसला किया कि वो एक रात वहीं रुकेंगे। जेरेमी अपनी कार के पास गया और जो भी ज़रूरत का सामान था वो लेकर घर में आ गया। उस लड़की ने जेरेमी की वाइफ को और जेरेमी को एक कमरा दे दिया, और फिर जेरेमी ने जो सारा सामान था वो रूम में रखा। वो दोनों सफ़र के दौरान काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, और जेरेमी की जो वाइफ थी वो बेड पर लेट गई। जेरेमी भी हाथ मुंह धोने के बाद बेड पर आ गया। वो लड़की उन दोनों के लिए खाना लेकर आई, और उसके बाद जब जेरेमी ने और उसकी वाइफ ने खाना खाया तो काफ़ी रात पहले से हो गई थी, तो उन्होंने फिर सोने का फ़ैसला किया। वो लड़की थी वो रूम से चली गई
जेरेमी की वाइफ तो सो गई थी, लेकिन जेरेमी जो था वो सोया नहीं था, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो जो लड़की थी वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी और वो जेरेमी को पसंद आने लगी थी। और जेरेमी अपनी वाइफ से काफ़ी ज़्यादा परेशान था, क्योंकि उसकी जो वाइफ थी, जेरेमी का मन जो था वो उससे भर गया था। उसके बाद जेरेमी पानी पीने के बहाने रूम से बाहर निकला और उस लड़की को ढूंढने लगा। जेरेमी ने देखा कि वो सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। जेरेमी ने उस लड़की से कहा, क्या मुझे पीने के लिए पानी मिलेगा? और जैसे ही ये बात उस लड़की ने सुनी, वो खड़ी हुई और उसने कहा, रुकिए मैं लेकर आती हूँ। और ये कहकर वो किचन की तरफ चली गई। किचन से वो एक पानी की बोतल लेकर आई और उसने जेरेमी को दी। जेरेमी पानी पी रहा था, लेकिन उसकी पूरी नज़र उस लड़की पर थी। और फिर वो लड़की एक पेंटिंग बनाने लगी और वो पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा अजीब थी। जेरेमी ने जब उस पेंटिंग को देखा तब उसने उस लड़की से पूछा कि आखिर ये कैसी पेंटिंग है, जिसके जवाब में उस लड़की ने कहा कि ये एक काली जादूगरनी की पेंटिंग है, जो कि कई सालों में एक बार इस धरती पर आती है और किसी आदमी को अपनी जाल में फंसाकर उसे जान से मार देती है। और फिर जेरेमी ने कहा, क्यों वो आदमियों को जाल में क्यों फंसाती है? और फिर इसके जवाब में उस लड़की ने कहा, क्योंकि उसे बच्चे चाहिए होते हैं। जेरेमी को ये सब मजाक लग रहा था, इसलिए वो इन सारी बातों पर हंस रहा था और उसने उस लड़की से कहा, चलो अच्छा है। उस लड़की ने उस पेंटिंग को पूरा बना दिया और वो पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी, क्योंकि उस पेंटिंग में जो चुड़ैल थी, जो कि काली जादूगरनी थी, वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और डरावनी दिख रही थी। उस लड़की ने जेरेमी से कहा, आपने पानी पी लिया है ना, अब जाके सो जाइए। जैसे ये बात जेरेमी ने सुनी, तब जेरेमी उस लड़की को देखता हुआ रूम की तरफ जाने लगा। उसका सारा ध्यान उस लड़की की ही तरफ था और वो रूम में आकर लेट गया। उसकी वाइफ अभी भी सोई हुई थी, लेकिन जेरेमी सिर्फ उस लड़की के बारे में सोच रहा था। तभी जेरेमी की आंख लग गई और थोड़ी ही देर बाद उसकी आंख खुल गई। उसने देखा कि वो जो लड़की थी वो दरवाजे पर खड़ी थी। जेरेमी ने जैसे ही उसको देखा, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उस लड़की ने जेरेमी को अपने पास बुलाया और जैसे ही जेरेमी दरवाजे पर गया, वो लड़की वहां से जाने लगी। जेरेमी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होने वाला है। जेरेमी भी उस लड़की के पीछे पीछे जाने लगा। वो लड़की चल चल के एक रूम में जाने लगी और रास्ते में ही वो धीरे धीरे अपने कपड़े उतार रही थी। और ये देखने के बाद जेरेमी जो था, उसे लग रहा था कि अब उसकी इच्छा पूरी होने वाली है और वो उस लड़की के पीछे पीछे जाने लगा। जैसे ही वो रूम के अंदर गई, उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए। ये सब देखने के बाद जेरेमी से रुका नहीं गया। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ जेरेमी की जो वाइफ थी, वो रूम में सो रही थी। उसकी भी आंखें खुल गई। उसने बगल में देखा कि जेरेमी नहीं था। वो जेरेमी को ढूंढने के लिए रूम से बाहर निकली। वो चारों तरफ घूमने लगी, लेकिन उसे जेरेमी कहीं नहीं मिला। तभी जेरेमी की वाइफ ने जेरेमी को और उस लड़की को एक साथ देख लिया, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से टूट गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो वहीं पर रोने लगी। जेरेमी ने और उस लड़की ने दोनों ने कपड़े नहीं पहने हुए थे और उन्हें पता भी नहीं था कि जेरेमी की वाइफ सब कुछ देख रही है। जेरेमी की जो वाइफ थी, वो वहाँ से घर से निकलकर कार की तरफ भागने लगी और सिर्फ रो रही थी। जेरेमी की वाइफ को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका हस्बैंड जेरेमी उसे इतना बड़ा धोखा देगा। वो रोते हुए अपनी कार में बैठ गई और वहीं पर रो रही थी। तभी अचानक से उसे उस जंगल में कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी, जो कि किसी भयानक जानवर की थी। और धीरे ही धीरे वो आवाज़ें बढ़ने लगी।
तभी जेरेमी की वाइफ ने पीछे की तरफ देखा तो पीछे वाली सीट पर एक अजीब सा दिखने वाला मॉन्स्टर बैठा हुआ था और वो दिखने में एकदम भेड़िए की तरह था, लेकिन उसका जो शरीर था वो इंसान की तरह था। उसने जेरेमी की वाइफ को जान से मार दिया और सिर्फ जेरेमी की वाइफ चीखती रह गई। वहाँ दूसरी तरफ जेरेमी को पता भी नहीं चला कि उसकी वाइफ की हत्या हो गई है। और जेरेमी जब सुबह उठा तब उसने जो देखा उसे देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने देखा कि वो लड़की और कोई नहीं, वही काली जादूगरनी है, यानी कि चुड़ैल है, जो कि अपने असली रूप में आ चुकी थी और वो काफ़ी ज़्यादा डरावनी लग रही थी। जिसका मतलब वो जिस लड़की के साथ सोया था वो लड़की असल में एक काली जादूगरनी चुड़ैल थी। जेरेमी उस कमरे से निकलकर भागा। उसने कपड़े पहने और वहाँ से घर से भागने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। वो भागता हुआ फिर उस रूम में गया जहाँ उसकी वाइफ थी, जहाँ पर जाहिर सी बात है उसे अपनी वाइफ नहीं मिली। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होने वाला है। तभी उस पूरे घर की जो लाइट थी वो चली गई और उस घर में अजीब सी मॉन्स्टर्स की आवाज़ आने लगी और धीरे धीरे हर कमरे से एक खूंखार सा दिखने वाला मॉन्स्टर निकलने लगा, जो कि भेड़िए की तरह दिख रहे थे, लेकिन उनका जो शरीर था वो इंसानों का था। और वही चुड़ैल फिर उस कमरे से निकली और उसने उन सारे मॉन्स्टर्स से कहा, तुम सबका खाना तैयार है बच्चों, जाके खा लो। और वो सारे मॉन्स्टर्स जेरेमी की तरफ टूट पड़े और उन्होंने जेरेमी को टुकड़े टुकड़े करके खा लिया। जॉनथन की नींद सुबह सुबह खुली और उसने देखा कि उसकी वाइफ पैकिंग कर रही थी। जॉनथन ने पूछा अपनी वाइफ से, क्या हो गया, तुम पैकिंग क्यों कर रही हो? जिसके जवाब में उसकी वाइफ ने कोई जवाब नहीं दिया। जॉनथन ने एक और बार पूछा, अरे क्या बात हो गई है, तुम पैकिंग क्यों कर रही हो? उसकी वाइफ ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। जॉनथन को कुछ भी समझ नहीं आया और वो अपनी वाइफ के पास गया और उसने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे क्या हो गया है, हाँ क्यों पैकिंग कर रही हो, कहाँ जा रही हो, कुछ बोलोगी? और फिर उसकी वाइफ ने कहा कि वो घर छोड़कर जा रही है। जैसे ही ये बात जॉनथन ने सुनी उसे कुछ समझ नहीं आया और फिर उसने अपनी वाइफ से कहा, अरे क्या हो गया, क्यों जा रही हो घर छोड़कर? जॉनथन की वाइफ ने उसे बताया कि वो उसे डिवोर्स दे रही है। जैसे ही ये बात जॉनथन ने सुनी तब उसका जो दिल था वो पूरी तरह से टूट गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। जॉनथन ने अपनी वाइफ से पूछा कि आखिर बात क्या है, लेकिन बदले में उसकी वाइफ ने कोई जवाब नहीं दिया और वो बैग उठाकर वहां से जाने लगी। जॉनथन ने एक और बार पूछा, अरे बताओ कि आखिर बात क्या है, क्या कर दिया मैंने जो तुम ऐसे जा रही हो, क्या गलती कर दी मैंने, कम से कम बताओ तो सही, मेरी गलती क्या है जो तुम डिवोर्स दे रही हो? जिसके जवाब में उसकी वाइफ ने कहा कि वो कुछ ज़्यादा ही परेशान करता है उसको। जॉनथन का बार बार उसकी चिंता करना, बार बार उसके बारे में उसके आसपास रहना, उसकी जो वाइफ थी वो इन सब बातों से परेशान हो गई थी। और फिर जॉनथन ने उसे समझाया कि वो इतना इसलिए करता है क्योंकि वो उससे प्यार करता है, लेकिन उसकी जो वाइफ थी वो सुनने के लिए कुछ भी तैयार नहीं थी। तभी घर की जो डोरबेल थी वो बजने लगी और जब जॉनथन ने घर की डोरबेल बजते हुए सुनी तब वो दरवाजे के पास गया और उसने घर का दरवाज़ा खोला तो सामने एक लॉयर खड़ा था और उस लॉयर को जॉनथन अच्छी तरह से जानता था। वो लॉयर और कोई नहीं बल्कि जॉनथन का काफ़ी अच्छा दोस्त था।
और जब जॉनथन ने उस लॉयर को यानी कि अपने दोस्त को वहाँ देखा तब उसने अपने दोस्त से कहा, अरे तू यहाँ पर? अरे यार अब तू ही समझा, ये मुझे डिवोर्स दे रही है, न जाने क्या कर दिया है मैंने, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कह रही है कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा ही इसके आसपास रहता हूँ। यार ये भी कोई बात होती है? और फिर जॉनथन के दोस्त ने कहा, तो क्या हो गया, डिवोर्स दे रही है तो दे रही है, उसकी मर्जी है, उसे अब तेरे साथ नहीं रहना। मैं डिवोर्स के पेपर्स लेकर आया हूँ, ये ले साइन कर। जैसे ही ये बात जॉनथन ने सुनी तब उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई और उसने अपने दोस्त को देखते हुए कहा, अबे भाई तू पागल हो गया? और फिर उसके दोस्त ने कहा, अरे इसमें पागल होने की क्या बात है, अब तेरी वाइफ तेरे साथ नहीं रहना चाहती, वो डिवोर्स लेना चाहती है, अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसलिए तो मैं कागज़ लेकर आया हूँ। ये डिवोर्स के पेपर्स हैं, इस पर साइन कर दे और वहाँ तेरी वाइफ के साइन लगेंगे, डिवोर्स हो जाएगा। जैसे ही ये बात जॉनथन ने सुनी उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपनी वाइफ की तरफ देखा तो उसकी वाइफ ने कागज़ लिए और साइन कर दिए और फिर उसने वो डिवोर्स के पेपर्स जॉनथन के तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो साइन कर दो और सब कुछ यहीं ख़त्म करो। सब कुछ समझ नहीं आ रहा था जॉनथन को, उसे लग रहा था कि यह कोई बुरा सपना है, लेकिन सब कुछ हकीकत थी। जॉनथन रो रहा था। जॉनथन ने अपनी वाइफ से पूछा कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है, जिसके जवाब में उसने कहा कि अब वो किसी और से शादी करेगी और वो और कोई नहीं बल्कि जॉनथन का दोस्त वही लॉयर था। जैसे ही ये बात जॉनथन ने सुनी तब जॉनथन ने अपने दोस्त की तरफ गुस्से भरी आंखों से देखा और उसके लॉयर दोस्त ने कहा, देख भाई मेरी गलती नहीं है, समझा? अब जब वो खुद मेरे साथ रहना चाहती है तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ? हाँ अब बस तू साइन कर दे और बात को यहीं ख़त्म कर। जॉनथन के जो हाथ थे वो काँप रहे थे और फिर जॉनथन की वाइफ ने जॉनथन को उकसाने के लिए कुछ ऐसी बातें बोल दी जो कि जॉनथन के टुकड़े करने लगी। जॉनथन की वाइफ ने बताया कि वो सालों से जॉनथन को चीट कर रही है, वो काफ़ी ज़्यादा मर्दों के साथ सो रखी है। जैसे ही ये बात जॉनथन ने सुनी उसका जो कलेजा था वो फट गया। जॉनथन की वाइफ ने कहा कि अब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जॉनथन जिए या मरे, उसे बस डिवोर्स चाहिए और वो किसी भी हालत में डिवोर्स चाहती है। जॉनथन ने रोते हुए डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दिए और जॉनथन की जो वाइफ थी वो हंसने लगी और जॉनथन का जो दोस्त था वो भी हंसने लगा। जॉनथन की वाइफ और जॉनथन का दोस्त दोनों एक साथ आ गए और उन दोनों ने जॉनथन को जलाने के लिए उसी के सामने किस कर दिया। जॉनथन से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उसके सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो धीरे धीरे पागल सा होता जा रहा था। तभी वो चिल्लाया और वो जैसे उस वक्त होश में आया, उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि उसके जो हाथ थे वो खून से सने हुए थे। उसने अपने सामने देखा तो उसने देखा कि उसकी वाइफ खून से सनी हुई वहाँ उसके सामने पड़ी हुई थी और उसका जो दोस्त था वो भी पूरी तरह से खून से सना हुआ था और उसके पेट पे काफ़ी धारदार चाकू से वार किया गया था और वो भी ज़मीन पे पड़ा हुआ तड़प रहा था। जॉनथन ने अपने हाथ की तरफ देखा तब उसने देखा कि वो धारदार चाकू उसके हाथ में था और फिर जॉनथन को याद आया जो वो सपने में देख रहा था वो रात में हकीकत में हुआ था। और जब उन दोनों ने किस किया तब जॉनथन ने अपना जो मानसिक संतुलन था वो खो दिया और धारदार चाकू से उसने अपने लॉयर दोस्त और अपनी वाइफ पर कई सारे वार किए। अपनी वाइफ को खून में सना हुआ देखकर जॉनथन को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था और
जॉनथन की जो वाइफ थी वो आखिरी सांसें गिन रही थी और देखते ही देखते उसने दम तोड़ दिया। उसकी वाइफ जैसी भी थी, जॉनथन उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था और इसलिए उसने उसी चाकू से खुद के गले को भी काट कर अपनी जान दे दी। डेव एक किसान था जो कि काफ़ी ज़्यादा मेहनती था। दिन भर वो खेतों में मेहनत करता था। उसकी एक खूबसूरत सी वाइफ थी जिससे वो काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था। एक रात वो अपने घर वापस आया। वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था क्योंकि उसने कड़ी धूप में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी थी। और उसके बाद जब वो घर पहुंचा तब उसने देखा कि घर में खाना नहीं बना हुआ था और ये बात उसे काफ़ी बुरी लगी। वो दिन भर मेहनत करके आया और उसे खाने के लिए कुछ मिल ही नहीं रहा था। उसने अपनी वाइफ से इस बारे में बात कही और उसकी वाइफ ने उल्टा उसी पर गुस्सा किया। डेव को लगा कि शायद उसकी जो वाइफ है उसकी तबीयत खराब है, इसलिए उसने खाना नहीं बनाया होगा। उसने ज़्यादा कोई बहसबाजी किए उसने बाहर से खाना मंगा लिया और खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में सो गया। सुबह हुई, वो वापस खेतों में काम करने के लिए चला गया और दिन भर मेहनत करने के बाद वो रात में फिर से घर पहुंचा। और घर पहुंचने के बाद उसने देखा कि खाना फिर से नहीं बना था और इस बार डेव को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया। वो फिर से अपनी वाइफ के पास गया और उसने चिल्लाते हुए कहा, अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? दिन भर आदमी खेतों में काम करे, मेहनत करे, हाँ, और शाम को आके देखे तो खाना ही नहीं है। ये कोई बात होती है? अगर तुम करती क्या हो दिन भर घर में? और जैसे ही ये बात डेव की वाइफ ने सुनी, उसने डेव पर चिल्लाना शुरू कर दिया और उसने कहा कि अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत है तब तुम डिवोर्स दे दो। जैसे ही ये बात डेव ने सुनी, उसके जो होश थे वो पूरी तरह से उड़ गए। आखिर थोड़ी सी बहसबाजी में डिवोर्स देने के लिए कौन कहता है? जैसे ही उसने डिवोर्स की बात सुनी तब वो काफ़ी ज़्यादा डर गया क्योंकि वो अपनी वाइफ को खोना नहीं चाहता था। वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो चुपचाप फिर से बाहर से खाना मंगाकर खा लेता है और अपने कमरे में फिर से सो जाता है। सुबह सुबह वो खेतों के लिए निकल ही रहा था, तभी उसकी नज़र अपनी वाइफ पर गई और उसने देखा कि उसकी वाइफ फ़ोन पर किसी से काफ़ी हंस हंस के बातें कर रही है। और जैसे ही उसने अपनी वाइफ को फ़ोन पर बातें करते हुए देखा तब उसने अपनी वाइफ से कहा, तुम किससे बातें कर रही हो? जिसके जवाब में उसकी वाइफ ने कहा, अपनी एक सहेली से। तुम्हें कोई मतलब है? जैसे ही ये बात डेव ने सुनी, उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा। उसे लग रहा था कि उसकी जो वाइफ थी वो झूठ बोल रही है, लेकिन फिर भी उसने जैसे तैसे बात को पचा लिया और वो वहाँ से अपने खेतों में काम करने के लिए खेतों की तरफ चल पड़ा। वो खेतों की तरफ जा ही रहा था, तभी आधे रास्ते में उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब अजीब लगने लगा। उसकी जो तबीयत थी वो बिगड़ने लगी, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे खेत में गया और खेत में काम करने वाले औजार निकाल कर खेतों में काम करने लगा। उसके हाथ में एक कुदाल थी और वो उसी कुदाल से खेतों में काम कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे धूप बढ़ती गई, डेव की जो तबीयत थी वो ख़राब होती गई और जब दोपहर के वक्त धूप सबसे ज़्यादा हो गई तब डेव से रहा नहीं गया। उसकी जो तबीयत थी वो हद से ज़्यादा बिगड़ने लगी और वो अपने हाथों में कुदाल लेकर घर की तरफ जाने लगा। उसका जो दिमाग था वो धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा था। उसकी तबीयत जो थी वो बिगड़ रही थी। उसे लग रहा था कि रात का जो खाना था जो होटल से आया था वो ठीक नहीं था, जिसकी वजह से उसकी तबीयत बिगड़ रही थी। वो जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक आदमी घर के दरवाजे पर खड़ा था और उसे देखते ही डेव 2 मिनट के लिए वहीं पर सन्न रह गया और उसने देखा कि उसकी वाइफ ने घर का दरवाज़ा खोला और वो आदमी घर के अंदर चला गया। सबसे पहले डेव को लगा कि वो आदमी किसी काम से आया होगा, इसलिए उसने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा और वो धीरे धीरे घर के अंदर चला गया। उसके पास एक की थी डुप्लीकेट, तो उसे दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसने दरवाज़ा जो था वो अपनी डुप्लीकेट की से खोल लिया
और घर के अंदर चला गया। उसने देखा कि उसकी वाइफ और वो आदमी जो थे, उसने देखा कि उसकी वाइफ और वो आदमी नज़र नहीं आ रहा था। और फिर डेव को याद आया कि उसके घर का एक नल जो था वो खराब हो गया था। और फिर डेव को लगा कि उसकी वाइफ ने शायद प्लम्बर को बुलाया होगा, इसलिए वो बेफिक्र होकर सोफे पर बैठ गया और अपने सर को सहलाने लगा। लेकिन काफ़ी ज़्यादा देर हो गई और फिर डेव खड़ा हुआ और अपनी वाइफ के रूम में जाने लगा। और वो जैसे ही वाइफ के रूम में अपने पहुंचा, उसने देखा कि उसकी वाइफ उसी आदमी के साथ सो रही थी। और ये देखते ही डेव का जो मानसिक संतुलन था वो पूरी तरह से बिगड़ गया। और उसके जो हाथ में कुदाल थी, उसने वही कुदाल उठाकर दरवाजे के शीशे पर मारी, जिसकी वजह से दरवाजे का जो शीशा था वो पूरी तरह से चकनाचूर हो गया और वो सीधा कमरे के अंदर घुस गया। उसने देखा कि उस आदमी ने और उसकी वाइफ ने दोनों ने कपड़े नहीं पहने थे। और ये देखकर वो पूरी तरह से पागल हो गया और उसने अपनी कुदाल से उन दोनों के शरीर पर काफ़ी ज़ोर से वार किए। और उसकी कुदाल के वार से उन दोनों के शरीर के टुकड़े हो गए। और डेव यहीं पर नहीं रुका, उसने एक के बाद एक काफ़ी खतरनाक वार उस कुदाल से अपनी वाइफ और उस आदमी पर किए और फिर उन दोनों के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। और उसके बाद उसका मानसिक संतुलन खराब हो चुका था। उसने खुद ही पुलिस को फ़ोन मिलाया और सारी बातें बता दी। और जब पुलिस वाले वहाँ पर आए और उन्होंने दोनों लाशों को देखा, तब उनकी भी रूह कांप गई, क्योंकि उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी कर दी गई थी। वो पहचान में ही नहीं आ रहे थे कि वो इंसान हैं या कोई कटे हुए जानवर। उनके टुकड़े कर दिए गए थे। और उन्होंने जब डेव को देखा, तब उन्होंने देखा कि उसके हाथ और उसका मुंह पूरा खून से सना हुआ है और उसकी जो कुदाल थी वो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी खून से सनी हुई थी। और डेव वहीं एक कोने में बैठकर उन लाशों को घूर रहा था और तेज तेज सांसें ले रहा था। डेव को अपने किए गए पे कोई भी पछतावा नहीं था। उसे उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई, लेकिन बाद में उसकी सज़ा कम कर दी गई। उसकी सज़ा को 10 साल की कर दिया गया। और उसके बाद जब 10 साल पूरे हुए, वो जेल से बाहर आ गया। लेकिन कहते हैं कि आज भी वो अपने हाथ में एक कुदाल लेकर घूमता है और उसे जहाँ भी उसकी वाइफ की तरह दिखने वाली लड़की या फिर उस आदमी की तरह दिखने वाला आदमी मिलता है, तब वो अपनी कुदाल से उनका भी वही हाल करता है जो उसने अपनी वाइफ और उस आदमी का किया। तो ये थी कुछ डरावनी कहानियाँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये आज की कहानियाँ पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट ज़रूर से करें कि आपको वीडियो और कहानी, आवाज़ सब कुछ कैसा लगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।